बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा द्वादशी के राजनीतिक विज्ञान विषय का पहला जो पाठ है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, उस जस्टिस न्याय की अवधारणा को हम पढ़ रहे हैं। न्याय की अवधारणा में कल हमने प्लेटो की अवधारणा पढ़ी, तो प्रश्न में यदि आप मैं पूछूं तो प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है। प्लेटो ने जो है न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रथम प्रतिपादन करने वाले प्लेटो ही थे जिन्होंने न्याय की अवधारणा लिखी है। आगे जो आता है अपन पढ़ रहे थे, प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत का एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन किया है। व्यक्ति के आचरण को लेकर के उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, न कि कानूनी सिद्धांत के रूप में। क्योंकि प्लेटो जो है वो पहले व्यक्ति है जो ये मानते हैं कि आत्मा जो है उसके माध्यम से न्याय की अवधारणा उन्होंने प्रेरित की है। इसलिए ये प्लेटो के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत दिया गया वो नैतिक सिद्धांत है, व्यक्ति के चारित्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, न कि उसके कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन। उनका न्याय सिद्धांत का कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति विशेष योगदान प्रदान करता है। आगे हम बात करते हैं न्याय की अवधारणाओं में। दूसरा बिंदु आता है अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अरस्तु कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, अरस्तु के विचार क्या हैं? पहला पॉइंट था जिसमें हमने प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों को पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं, प्लेटो के ही शिष्य रहे हैं अरस्तु। प्लेटो जो है उन्हीं के विचारों में, अरस्तु के विचारों में कितनी समानता है और कितनी विभिन्नताएं हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु के अनुसार न्याय जो है, न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण राज्य अस्तित्व में आता है। इस मानकीय धारणा के रूप में ही न्याय समग्र सात्विकता को प्रतिबिंबित करता है। अभिप्राय यह है कि प्लेटो का जो शिष्य अरस्तु था वो ये कहता है कि मानवीय संबंध जो होते हैं उन मानवीय संबंधों से न्याय की अवधारणा उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में न्याय के बारे में जो विचार चल रहा है, उस विचार, उस धारणा के कारण ही राज्य का प्रादुर्भाव होता है, राज्य अस्तित्व में आता है, और राज्य के अस्तित्व में आने से ही न्याय जो है राज्य के माध्यम से न्याय की अवधारणा निकलती है। उन्होंने कहा कि अरस्तु जो थे उन्होंने इसके दो रूप बताए। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर अरस्तु ने न्याय के दो रूप बताए हैं। पहला उन्होंने बताया, पहला है वितरणात्मक, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण के आधार पर न्याय। वितरण का शाब्दिक अर्थ आप समझ गए होंगे, सबके वर्गीकरण का विषय वही वितरण है। अरस्तु कहते हैं कि वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत जो शक्ति है और जो संरक्षण है उनका वितरण व्यक्ति की योग्यता और योगदान के अनुरूप हो। क्या कहा कि अरस्तु जो कहते हैं कि न्याय का यदि वितरण होना चाहिए तो वो न्याय का वितरण आप उसकी शक्ति और संरक्षण का जो वितरण है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को आप शक्ति प्रदान कर रहे हैं कोई, तो उसकी योग्यता यदि वो योग्य है तो ही उसको शक्ति की प्रदानता की दी जाए। यदि राजा अयोग्य है तो फिर वो उसको शक्ति प्रदान करने पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो उन्होंने कहा शक्ति और संरक्षण का वितरण जो है व्यक्ति की योग्यता और उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका योगदान कितना है उसी के अनुरूप करने की बात कहता है। वह आनुपातिक समानता, अनुपात में समानता का पक्षधर है। समानता ही इस अवधारणा के अनुसार लाभ एवं उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता और सामर्थ्य के अनुपात होनी चाहिए। जितना व्यक्ति की क्षमता है, जितना व्यक्ति की सामर्थ्य है, उतना उसको शक्ति प्रदान की जाए। एक सामान्य उदाहरण की बात करें कि एक विद्यालय का प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट स्कूल का प्रधानाचार्य, वो समकक्ष होता है वहां के उपखंड अधिकारी के बराबर। वेतनिक दृष्टिकोण से, वेतन के दृष्टिकोण से वो उतना ही बराबर होता है, लेकिन यदि शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसकी शक्ति अन्य क्षेत्र में होती है और उसका क्षेत्र अलग होता है। उसी प्रकार यदि आप बात करें तो चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन एक पुलिस का छोटा सा कांस्टेबल जो होता है
उसकी शक्ति, उसका जो संरक्षण है, उसकी योग्यता और उसके योगदान के अकॉर्डिंग उसको दी जाती है। और यही उन्होंने वितरणात्मक डिस्ट्रीब्यूशन किया कि व्यक्ति में यदि क्षमता है, सामर्थ्य है, तो उसको वैसा ही देना आवश्यक है। अगला उन्होंने दिया सुधारात्मक, करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस में उन्होंने क्या कहा? अरस्तु कहते हैं कि सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य ऐसे न्याय से है जो नागरिकों के अधिकार के अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल दे। कोई आकर के जबरदस्ती उसके अधिकार हनन कर रहा है, कोई आकर के उसके अधिकारों को नष्ट करना चाहता है, तो उसको वो रोकने का काम करे। सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व वह व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे। इसी प्रकार वितरणात्मक न्याय से प्राप्त मनुष्य के जो अधिकारों की रक्षा है, उसके लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था को सुधारात्मक न्याय की संज्ञा दी। व्यक्ति को जो अधिकार मिले, उन अधिकारों को बनाए रखना, ये तो आता है करेक्टिव जस्टिस पे। अधिकार मिले कहाँ से? वो मिले वितरणात्मक। पहला वितरणात्मक, ये अरस्तु ने दो दिए, प्रयोग के आधार पर उन्होंने कहा वितरणात्मक, पहले तूने अधिकारों का वितरण किया, योग्यता के अनुसार अधिकार दिए जाए। अब अधिकार दे दिए तो अधिकारों की रक्षा का काम कैसे होगा? उसके लिए उन्होंने करेक्टिव जस्टिस का प्रावधान किया। इस तरीके से अरस्तु के न्याय संगत विचार, न्याय की अवधारणाओं को समझा जा सकता है। उसके बाद आता है मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन मीडियल पीरियड्स। मध्यकाल में न्याय की अवधारणा क्या रही है? संत अंगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण व अपरिहार्य तत्व माना। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो बनता है द सिटी ऑफ गॉड किसके द्वारा लिखी गई है? द सिटी ऑफ गॉड जो है वो संत अंगस्टाइन के द्वारा लिखी गई है। द सिटी ऑफ गॉड। और उस पुस्तक में वो लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं होता, वे केवल चोर और चक्कों की खरोद फरोख्त है। कि जहाँ न्याय की अवधारणाएं नहीं है, जहाँ न्याय नहीं है, निरंकुश शासन है, राजा जो है न्याय की अवधारणाओं को नहीं पढ़ता, इसका मतलब वो राज्य जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, वहां तो केवल चोर और चक्कों की ही खरीद फरोख्त होती है। ऐसा संत अंगस्टाइन ने दिया। तो आप ये परिभाषा भी लिख लीजिएगा। जैसी परिभाषा वो पूछ सकता है कि संत अंगस्टाइन ने क्या कहा या ये किसने कहा, ऐसा शॉर्ट में वो पूछ सकता है कि सेट जस्टिस असाइड दे एंड व्हाट आर द किंगडम बट फेयर देन डिविश परचेज। आगे उन्होंने कहा कि अंगस्टाइन परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन का वह न्याय मानते हैं। मध्यकाल में थॉमस एक्विनास ने कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय की निम्नलिखित परिभाषा दी। और उन्होंने कहा थॉमस एक्विनास जो है उन्होंने कानून और न्याय के परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय की निम्नलिखित परिभाषा को प्रदर्शित किया। वो कहते हैं व्यक्त करते हुए न्याय एक व्यवस्थित, देखिए एक्विनास ने कहा कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। और थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि समानता को न्याय का मौलिक तत्व किसने माना? थॉमस एक्विनास ने। थॉमस एक्विनास ने एक परिभाषा दी न्याय की। उन्होंने कहा न्याय एक व्यवस्थित और एक डिसिप्लिन जीवन जो लाइफ है, डिसिप्लिन लाइफ जो है उसको व्यतीत करने और अपने जो कर्तव्य हैं, उन जो मॉरल ड्यूटीज हैं, उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। और उन्होंने समानता को न्याय का वास्तविक तत्व और मौलिक तत्व माना है। अगला हम पढ़ते हैं
आधुनिक न्याय संबंधित अवधारणा। आधुनिक न्याय संबंधित अवधारणा। आधुनिक काल में न्याय संबंधी अवधारणा में आधुनिक युग में डेविड ह्यूम 1711 से लेकर के 1776 में ने यह अपना मत व्यक्त किया कि न्याय का अर्थ नियमों का पालन मात्र है, क्योंकि अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि नियम सबके हित का आधार है। अतः सर्वहिताय या सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। तो प्रश्न आता है, सर्वहित और सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत किसने माना? डेविड ह्यूम ने इसे सर्वहित और सार्वजनिक उपयोगिता का न्याय का एकमात्र सिद्धांत माना है। मनुष्य की प्रकृति तर्क बुद्धि या अनुबंध नियमों को स्रोत ढूंढने से कोई लाभ नहीं। फिर उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम ने कहा कि प्राकृतिक कानून शरीर की शब्दावली अर्थात मूल्य को धुंधला कर देती है। तो यहाँ से भी आप देखिए कि जेरेमी जो प्रवर्तक है जेरेमी बेंथम ने के विचार लिखिए। तो जेरेमी बेंथम कहते हैं कि प्राकृतिक जो कानून है वो ये जो शब्द है ये मूल्य को धुंधला कर देता है। सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं इत्यादि का वितरण उपयोगिता के आधार पर, जिसको जितनी आवश्यकता है उसके आधार पर उसका वितरण होना चाहिए और होना चाहिए, जिसका सूत्र अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख। क्या सूत्र दिया? अधिकतम लोगों तक अधिकतम सुख पहुंचे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए यह तर्क दिया कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं, इसलिए वे ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं जिनमें दूसरे भी वैसे ही सुरक्षा का अनुभव कर सके। अतः उपयोगिता न्याय का मूल मंत्र है। वास्तविकता में उपयोगिता का मतलब है व्यक्ति की उपयोग में जो उसको आवश्यकता है, यही न्याय का मूल मंत्र है, ऐसा बताया गया। आगे देखिए, वर्तमान में प्राकृतिक कानून और कोरी उपयोगिता पर आधारित न्याय की संकल्पना में विश्वास नहीं किया जा सकता। वस्तुतः प्राकृतिक कानून के नियमों, प्राकृतिक अधिकारों या सार्वजनिक उपयोगिता के स्वरूप के बारे में सर्वसम्मत मान्यता विकास नहीं हो पाई। आज न्याय के संबंध में केवल ऐसी संकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ को सामने रखकर किया गया हो। बाकी का हम जो है कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।